आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम हिंदी शिक्षण को कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट के हिंदी पेपर में आप देखते होंगे कि 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 15 नंबर के शिक्षण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पैडागोजी 15 नंबर की पूछी जाती है और 15 नंबर आपका व्याकरण सेक्शन का होता है। यानी कि जो पैराग्राफ 2 पूछे जाते हैं वो पैराग्राफ में से 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए शिक्षण टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में ये 15 नंबर का आता है और इसको आप ध्यान से देखेंगे और शिक्षण को आप आसानी से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने कुछ बातों पर ध्यान दे दिया। जैसे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों का ध्यान रखना है। जैसे पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे अवसर, आपको जहाँ पर अवसर मिल जाए समझ जाओ वही उसका आंसर है। जहाँ पे आपको सकारात्मक सोच मिल जाए, या जहाँ पर आपको ऐसी बात मिल जाए जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हो या छात्र के आसपास परिवेश से जुड़ी हो, तो ये सब चीज़ें सकारात्मक सोच में आती हैं और आपके यही आंसर होंगे। और अब आप जानेंगे कि निगेटिव सोच क्या होती है, यानी कि नकारात्मक सोच कौन कौन सी होती हैं। तो जो आंसर नहीं होंगे वो हो गया नहीं। आपको विकल्प में अगर नहीं दिख रहा है और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको नहीं वाला विकल्प नहीं टिक करना है, क्योंकि नहीं वाला विकल्प नेगेटिव हो गया। उसके बाद कहीं पे केवल मिल जाए आपको, कहीं पे सिर्फ मिल जाए या ही मिल जाए, तो ये सब विकल्प जो हैं वो आपके आंसर नहीं होंगे। या जहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक मिल जाए या पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें मिल जाएँ तो वो कोई भी आपके आंसर नहीं होंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि शिक्षण होता क्या है। तो शिक्षण एक शिक्षक के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट आपके अंदर से ये निकलवाना चाहता है कि आपके अंदर कितना शिक्षण का गुण भरा हुआ है, यानी कि आप कितने कुशल एक अध्यापक हो या आपके अंदर कितनी अधिक कुशलता है छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके शिक्षण में पूछी जाती है। यानी कि शिक्षण में आपका देखा जाए तो रियल टेस्ट होता है कि आपकी तार्किक शक्ति कितनी है, आप कितना गहरा सोच सकते हैं। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। और ये प्रैक्टिस सेट आज पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी शिक्षण का, और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको 30 क्वेश्चन कवर कराएंगे। और आप इस बात का बिलीव रखिए कि इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप सीटेट के लेवल से जान जाएंगे कि सीटेट का लेवल क्या होता है, यानी कि सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं। यानी कि 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में से किस प्रकार से आप 2 या 3 विकल्पों को कैंसिल करेंगे, तो ये सब बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बोलचाल की भाषा लेकर विद्यालय आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका सबसे पहले हम पहला विकल्प देखेंगे कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो पहला विकल्प दिया गया है कि जो बच्चे अपना भाषाई अनुभव लाते हैं, यानी कि जो उनकी मातृभाषा होती है जो उसको साथ में लेकर आते हैं, यानी कि जो उनकी प्री लैंग्वेज होती है जो उन्होंने स्टार्टिंग में सीखी हुई है, तो उसको क्या कक्षा के बाहर रखा जाना चाहिए। यानी कि जब वो कक्षा में प्रवेश लेंगे, विद्यालय में एडमिशन लेंगे, तो वो मातृभाषा में बिल्कुल वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाना है, यानी कि उनकी मातृभाषा, उनकी मदर टंग से आपको चीज़ों को रिलेट करके सिखानी है। तो ये पहला तो विकल्प नहीं होगा। दूसरा है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, यानी कि बच्चे जो भाषा बोलते चालते हैं या जो इन्होंने अपने पूर्व नॉलेज में जो मातृभाषा सीखी है उसको ना सिखाया जाए, यानी कि जो बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसको ना सिखाया जाए। तो ये आंसर नहीं होगा। पहली बात इसमें ना भी मिल गया, क्वेश्चन पॉजिटिव है, विकल्प में जैसे ही आपको ना या नहीं मिल जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगला विकल्प दिया गया है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यानी कि जो उनकी बोलचाल की भाषा है उसको सुधारा जाए। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये विकल्प हो जाए, लेकिन आखिरी विकल्प भी हम देख लेंगे कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो अब आपके पास ये 2 विकल्प बचे हैं, सी और डी, और इन 2 विकल्पों में आपको चुनना है कि आपका सही विकल्प कौन होगा।
तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यानी कि जो बच्चों के अनुभव हैं उनको महत्व दी जा रही है। तो इसलिए जो इसमें सबसे सुटेबल विकल्प है, जिसमें सबसे सही विकल्प है, वो चौथा विकल्प है कि जब विद्यालय लेकर छात्र अनुभव आते हैं, यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यानी कि उनको कोई भी चीज़ सिखाई जाए तो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाई जाए, उनकी मातृभाषा से जोड़कर सिखाई जाए ताकि वे जल्दी चीज़ों को सीख सकें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बोलने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बोलने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है, यानी कि ये ज़रूरी तो चारों चीज़ें हैं, लेकिन आपको सबसे अधिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल चीज़ है प्राथमिक स्तर पे वो आपको बतानी है। तो इसमें सबसे पहला विकल्प है कि कक्षा में लिखित आकलन। तो पहली बात, आपको जैसे ही इसमें लिखित मिल गया तो समझ लो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि लिखित विकल्प आपको कहीं पर नहीं टिक करना है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातों को आपको कैंसिल कर देना है। तो ये पहला विकल्प कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपको विकल्प नहीं आंसर में रखना है। दूसरा है भाषा शिक्षक का ज्ञान। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। क्या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ही जब बहुत अच्छा होगा तभी वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखा पाएगा? तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपने विद्यालयी जीवन में हर क्लास में टॉप आते थे और एक उन्हीं के साथ का जो छात्र था वो हमेशा थर्ड डिवीज़न में पास हुआ, लेकिन लास्ट में आपने देखा कि जब दोनों लोग टीचर बने तो जो थर्ड डिवीज़न वाला है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ाता है, यानी कि वो एक कुशल अध्यापक बन गया, और जो टॉप आता था वो एक कुशल अध्यापक नहीं बन पाया। तो इसका ये रीज़न नहीं है कि आपने अगर टॉप किया है या आपको उस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान है तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्राइमरी के बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे जब आपके अंदर धैर्य होगा, यानी कि पेशेंस होगा, और समझाने की क्षमता होगी कि किस प्रकार से आप छात्रों को अपनी बातों से समझा पा रहे हैं, यानी कि उनके अनुभवों को कैसे आप प्रयोग में ला पा रहे हैं, यानी कि आप कैसे उनको उदाहरण दे रहे हैं, आप उनके पूर्व ज्ञान को किस प्रकार से जोड़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक शिक्षक को बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक। क्या कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक होने से हिंदी भाषा सीख जाएंगे प्राइमरी स्तर में बालक? तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ है तो ज़रूरी है, चारों चीज़ें भाषा स्तर सीखने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो सबसे एसेंशियल, जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो चीज़ पूछी जा रही है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि जो कक्षा का परिवेश हो वो अच्छा हो और प्रिंट समृद्ध हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको परिवेश मिल गया। हमने अभी आपको बताया कि जहाँ पर परिवेश, आसपास वातावरण की बात हो, आपका वही आंसर होगा। तो इसलिए आप चौथे पे इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा सीखने सिखाने में, भाषा सीखने सिखाने में है, यहाँ पे ये सीखने सीखने दो बार लिख गया है कि भाषा सीखने और सिखाने है ये, तो इसको आप सही कर लेंगे कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसमें बताना है कि भाषा सीखने और सिखाने में आप सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो पहला है बाल साहित्य, तो इसको हम रोके रखेंगे कि शायद ये हो जाए विकल्प हमारा, यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। ये चारों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट एसेंशियल है, सबसे महत्वपूर्ण है, उस विकल्प को चुनना है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि आपका बहुत अधिक संज्ञानात्मक विकास हो तभी आप भाषा सीख पाएंगे। तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, आपको समाज के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखना है, अपने आसपास के परिवेश से जोड़कर चीज़ों को सीखना है, यही सामाजिक अंतःक्रिया होता है। चौथा है दृश्य शब्द सामग्री, यानी कि अगर आपको दृश्य शब्द सामग्री मिलेगी तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। दृश्य शब्द का तात्पर्य है कि जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, यानी कि ऑडियो वीडियो विजुअल दोनों चीज़ें हों, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर हो तभी आप भाषा सीख या सिखा पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है तीसरा कि सामाजिक अंतःक्रिया। हमने पहले ही आपको बताया कि आपको वो विकल्प टिक करना है जिसमें आपके आसपास के परिवेश से जुड़ा हो, जो विकल्प आपके आसपास के वातावरण से जुड़ा हो और आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, और पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को आपको नहीं टिक करना है।
यानी कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे और परिवेश आसपास के वातावरण को उसको टिक करेंगे, या जिसमें दिया गया हो अवसर उसको टिक करेंगे। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए। तो पहला इसमें विकल्प है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। आपको इसमें अवसर मिल गया तो इसको आप रोक के रखेंगे कि शायद ये हमारा विकल्प हो जाए। दूसरा है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। इसमें भी आपको अवसर मिल गया तो ये भी आप विकल्प रोक के रखेंगे। तीसरा है कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक जो भाषा शिक्षक है वो बच्चे की मातृभाषा को इग्नोर करे और सिर्फ जो हिंदी की मानक भाषा है सिर्फ उसी का प्रयोग करे। तो ये पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि आपको उनकी मातृभाषा के साथ जोड़कर चीज़ों को पढ़ानी है। उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब उनको पढ़ाएंगे तभी उनको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। चौथा विकल्प है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो इसमें जैसे ही आपको ही मिल गया तो ही मिलते ही इसका ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ही वाले विकल्प को आपको नहीं टिक करना है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे इसमें अवसर भी दिया गया है। तो आप ये मतलब सोच लेना कि अभी तो आपने बताया था कि जिसमें अवसर होगा वो उसका आंसर होगा। तो साथ में आपको ये भी देखना है कि अवसर के साथ साथ आपको निगेटिव चीज़ तो नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें ही दिया गया है और ही निगेटिव वर्ड है। जैसे कि आपसे कहा जाता है घर में कि आप कहीं भी बाहर जाएंगे ट्रेन से बस से तो आपको कोई भी कुछ खाने की चीज़ दे तो आप खाएंगे नहीं, ये बात आपको सिखाई जाती है। लेकिन आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उसी ट्रेन में अचानक आपको आपके मामा जी मिल गए और उन्होंने आपको कोई चीज़ खाने की चीज़ दी, तो क्या तब भी आप नहीं खाएंगे? तो आप खाएंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कभी कभी वो चीज़ें आपको अवरोध भी पैदा करती है, यानी कि कुछ उनके अपवाद भी होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका अवसर का अपवाद ही हो गया कि इसमें नेगेटिव चीज़ दी गई है, इसलिए आप इसको नहीं चुनेंगे। जिस प्रकार से घर में आपको सिखाया जाता है कि ट्रेन या बस में आपको कोई भी कुछ भी खाने को दे आप नहीं खाएंगे, लेकिन आपके जब मामा जी मिल गए तब तो फिर आप तो खाएंगे ही, क्योंकि वो तो आपको कुछ ऐसा खिला नहीं देंगे कि जिससे आपको कोई मुसीबत हो या परेशानी हो। तो वहाँ पर आपने अपने मोरल को, अपने आइडिया को या आपके जो बात सिखाई गई थी उसको चेंज कर दिया, यानी कि वहाँ पे उस बात को आपने इग्नोर कर दिया और वो चीज़ अपने मामा से लेके खा ली। तो ऐसे यहाँ विकल्प पे है कि अवसर तो दिया गया है लेकिन ही भी दिया गया है, तो ये ही निगेटिव है, इसलिए ये इसका विकल्प नहीं होगा। अब आपके पास ये दो विकल्प बचे हैं कि इन दो विकल्पों में आप कौन सा टिक करेंगे। तो इन दो विकल्पों में जो दूसरा विकल्प है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, इसमें जो सहज वर्ड दिया गया है यानी कि आप उनके भाषा को जो है वो सहज सिंपली तरीके से, यानी कि एक सिंप्लीफिकेशन से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल विकल्प इसमें लग रहा है, क्योंकि पहला भी हो सकता है लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा सही है वो चुनना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है वो दूसरा विकल्प है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। हिंदी भाषा शिक्षक का यही प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब छात्र आगे बढ़ेगा तभी तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कक्षा 5 के। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ये ईदगाह कहानी से अक्सर सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कमज़ोर किसे आप मानते हैं, या सबसे प्रबल आप किसको मानते हैं, या किस वाक्य में आपको सबसे ज़्यादा भाषा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये ईदगाह से जुड़ा हुआ टॉपिक आता रहता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से आपको किस विकल्प में ईदगाह से संबंधित सबसे कमज़ोर विकल्प मिल रहा है। तो सबसे पहला विकल्प देखेंगे कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि हो सकता है शायद यही सबसे कमज़ोर विकल्प हो। उसके बाद केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। पहली बात तो कल्पना करना, फिर केशव के शब्दों में लिखना, तो ये छोटी बात नहीं है, यानी कि ये कमज़ोर सवाल नहीं है, ये बहुत ही हार्ड सवाल है। क्योंकि कल्पना करना और कल्पना करने के साथ साथ किसी दूसरी के बातों को
अपने शब्दों में लिखना, किसी दूसरे के बातों को अपने शब्दों में लिखना, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। यानी कि इसमें आपका समझ पर आधारित होगा, यानी कि आप कितना चीज़ों को समझते हैं, आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कमज़ोर पूछा जा रहा है। ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी कि ये बहुत डीपली आपको जाना पड़ेगा, तभी आप केशव के शब्दों में लिख पाएंगे। तीसरा है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो ये भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आप इला के विचारों को समझेंगे। अभी आप कल्पना करेंगे कि इला अगर आपके स्कूल में आएगी तो उसे क्या क्या दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको कल्पना करना, आप कल्पना तभी तो कर पाएंगे जब आप हाई थिंकिंग, यानी कि उच्च लेवल की सोच आपके अंदर होगी। जब आप उच्च लेवल की सोच के ज़रिए से सोचेंगे तभी तो चीज़ों को सोच पाएंगे। तो ये कमज़ोर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगला है, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ये भी कमज़ोर नहीं है, ये भी स्ट्रांग है, क्योंकि आपके इतने सारे फ्रेंड हैं और सबसे पूछना है कि वो किस किस बात से घबराते हैं। तो ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट है, इसमें भी आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे कमज़ोर सवाल है वो पहला है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। जैसे कि हामिद ने कोई वहाँ पे खिलौना खरीदा, जैसे गुड़िया खरीदी है, तो आप सीधे बता देंगे कि हामिद ने गुड़िया खरीदी है। तो इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं चलाना पड़ा, क्योंकि आपने तो देख ही लिया था हामिद ने गुड़िया खरीदी है। लेकिन इन तीनों में आपको किसी दूसरे की चीज़ों को अपने शब्दों में लिखना है, तो ये चीज़ हार्ड है। यानी कि इसमें आपके क्रिएटिव सोच की ज़रूरत है, आप कितने ज़्यादा सृजनात्मक हैं, कितनी आपकी थिंकिंग लेवल अच्छी है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये स्ट्रांग क्वेश्चन है और ये वीक क्वेश्चन है। तो इसका पहला आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। इसमें पूछा गया है कि भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पद क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लेखन। लेखन आपको जैसे ही मिल गया पढ़ने लिखने की बात, तो आपको वैसे भी नहीं चुननी है। दूसरा है सुनना। तो भाषा के लिए सुनना मतलब भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण सुनना भाषा के लिए नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान भी इतना ज़रूरी नहीं है, भाषा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आ से ज्ञा तक सभी अक्षर क्रमबद्ध तरीके से, या आपको सभी अक्षर आते हों तभी आप बोल पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो तो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना वो प्रखर हैं कि उनसे अच्छे पढ़े लिखे बात नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो इतना कुशल हो गए हैं बोलने में। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अक्षर ज्ञान हो तभी आप भाषा पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएंगे या भाषा के बारे में सही से सीख पाएंगे। चौथा विकल्प है संप्रेषण, और इसका यही आंसर हो गया, क्योंकि संप्रेषण जो है ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है, और संप्रेषण एक पॉजिटिव वर्ड भी है। संप्रेषण का तात्पर्य होता है कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, और जब बातचीत की जाएगी तो भाषा का विस्तार होगा, यानी कि भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और भाषा आपको जल्दी ही समझ में आएगी, यानी कि आप जल्दी सीखेंगे अगर बातचीत के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर संप्रेषण हो गया। हम एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि सीटेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ के जाएँ या जो आपने प्रैक्टिस की है वही पूछ लिए जाएँ, क्योंकि शिक्षण आपको कहीं से मिल जाएगा। तो शिक्षण पर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि आप किस प्रकार से 4 में से 2 या 3 विकल्पों को कैंसिल करेंगे। अगर आपने 4 में से 2 विकल्पों को भी कैंसिल कर दिया तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचे। अगर आप 2 विकल्प पे तुक्का लगाएंगे तो आपके सही होने के चांस 50% रहेंगे, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है राइट आंसर की वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप चारों पे तुक्का लगाते हैं, आपने एक भी विकल्प कैंसिल नहीं किया और चारों पे तुक्का लगा दिया, तो ये कुएं में कूदने के बराबर होगा, क्योंकि फिर उसमें आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है, यानी कि ये चारों तरीके हैं लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका चुनना है। तो पहला इसमें विकल्प देख लेंगे कि सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। जैसे कि आपने
किसी कहानी को सुना है और उसको वही सेम टू सेम लिख दिया, तो क्या ये कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा? तो नहीं तरीका होगा, क्योंकि आप सुनी हुई कहानी को जब वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे, कॉपी कर देंगे, तो उसमें आपकी सृजनात्मक सोच तो आई ही नहीं, आपने अपने विचार तो लिखे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। आपने कोई कविता सुनी और सेम टू सेम वही कॉपी कर दी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसको हम रोके रखेंगे, शायद हो जाए ये। चौथा देखेंगे कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यानी कि जो आपने कहानी सुनी है उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग विकल्प है इसमें वो चौथा विकल्प है, और यही राइट आंसर भी है कि आप कोई भी कहानी अगर सुनते हैं और बाद में अगर उसको अपने शब्दों में लिखते हैं तो ये आपकी कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस, सबसे अच्छा तरीका होगा। क्योंकि आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में तभी लिख पाएंगे जब आपके अंदर समझ होगी, आप जब कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, और जब आपके अंदर सृजनात्मक सोच यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग होगी। आपकी जो थिंकिंग लेवल होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तभी आप चीज़ों को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो इसलिए इसका राइट विकल्प चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है। सार्थक नाम है यहाँ पे, और पूछा गया है कि वो पढ़ते पढ़ते कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो यह भाषा का कौन सा व्यवहार दर्शाता है? तो इसमें पहला विकल्प है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आप पहली बात तो पढ़ने लिखने वाली बात तो आपको टिक ही नहीं करना, ये तो गलत हो गया। क्योंकि पढ़ने लिखने वाली बातें जो होती हैं वो छात्र के निगेटिव प्रभाव डालती हैं। जैसे आपने ये पहला ही देखा कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आपको बच्चों को गलत नहीं बताना है कि बच्चे गलत हैं तभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें कठिनाई हो रही है या वो घर में पढ़ते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं बताना है। सीटेट में आपको बच्चों को सकारात्मक सोच से निकालना है कि वो पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बनाया गया, अभी शिक्षक में कुछ कमी है। यानी कि आपकी बच्चों की जो कमी है वो शिक्षकों पर डालना है कि बच्चे जो भी करते हैं वो शिक्षकों पर डिपेंड होते हैं। अगर शिक्षक उन्हें कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ाएंगे तो बच्चे भी समझ के आधार पर उनका विकास होगा। तो इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, तो ये भी गलत हो गया। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें तो आपको टिक ही नहीं करना है। तीसरा है वह अटक कर ही पढ़ सकता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ये तीनों चीज़ें बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें बता रही हैं कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, वो नहीं सही पढ़ पाता है या उसके अंदर कोई कमी है, तभी वो शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करता है या वाक्य की पुनरावृत्ति करता है। तो आपको बच्चों की कोई कमी नहीं उजागर करनी है, तो इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हो गए। और जो चौथा विकल्प है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, और यही राइट आंसर हो गया। रियल लाइफ में क्यों ना ऐसा हो कि वो सही नहीं पढ़ पाता है तभी वो रुक रुक के पढ़ रहा है या कभी कभी वाक्यों को वो दोहरा देता है, लेकिन आपको सीटेट में ऐसा नहीं करना है कि उसे पढ़ना नहीं आता है इसलिए वो बार बार वाक्यों को दोहरा रहा है। सीटेट में आपको बताना है कि वो समझ के साथ पढ़ रहा है, इसीलिए उसको टाइम लग रहा है, इसीलिए वो बार बार दोहरा रहा है। तो इसलिए ये आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। जिसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा में आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, और इसमें आप जो नहीं है इसको गोला कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो आपको नहीं दिखना बंद हो जाता है और आपको आंसर चुनना है नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में जब नहीं आ जाएगा तो आपको नेगेटिव आंसर चुनना है, लेकिन आप वहाँ पे पॉजिटिव आंसर चुन देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आप नहीं पे गोला कर लेंगे और उसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा नेगेटिव आंसर है। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो इसमें जो पहला विकल्प है यही आपको नकारात्मक मिल गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें आपको ही मिल गया, और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे ही आपको सिर्फ मिल जाए, केवल मिल जाए, ही मिल जाए, वो नकारात्मक होगा, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं होगा और वो आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि आपसे ज़्यादातर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर नहीं होता, लेकिन निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर ही होगा, क्योंकि इसमें जब नहीं पूछा गया तो आपको नहीं यानी कि निगेटिव आंसर देना है। तो यही आपका आंसर हो गया कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना।
अगला भी विकल्प हम देख लेंगे कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो ये तो पॉजिटिव है कि अगर बच्चे भाषा में प्रगति कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इसके बारे में उनके अभिभावकों को बताना, उनके गार्जियन को बताना, साथ में अन्य जो शिक्षक यानी कि जो अन्य स्टाफ है विद्यालय का उसको भी ये बातें बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, यानी कि प्रत्येक बच्चे के हमें व्यक्तिगत ध्यान भी रखना है। कौन सा बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है इसका भी ध्यान रखना है। तो ये भी सही है, ये नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यानी कि जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको और अधिक उन्नतशील बनाना, उस पर और अधिक वर्क करना। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होंगी क्योंकि इसमें आपसे निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, तो इसलिए आपको पहला विकल्प इसमें टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। इसमें पूछा गया है कि आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, यानी कि ये उदाहरण चारों हैं, लेकिन आपको जो उदाहरण चुनना है वो सबसे बेस्ट चुनना है। चार में से ये चारों उदाहरण लेखन से ही संबंधित हैं, लेकिन आपको उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण चुनना है। तो पहला इसमें दिया गया है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसको आप रोक के रखेंगे क्योंकि जो प्राइमरी लेवल में छात्र होता है वो अभी इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो गया या उसकी सोच का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो गया है कि वो अमूर्त चीज़ों को बता सके, यानी कि वो वही चीज़ों को बता पाएगा या वही चीज़ों को लिख पाएगा जो उसने देखी हैं। आपने ये पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था भी पढ़ी होगी कि जो प्राथमिक स्तर आता है उसमें बालक अमूर्त चीज़ों को नहीं जान पाते, जो मूर्त चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में जान पाते हैं, उन्हीं के बारे में लिख पाते हैं, उन्हीं के बारे में सोच पाते हैं। तो इसलिए इस विकल्प को आप रोक के रखेंगे। दूसरा है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। छुट्टियां कैसे मनाई इस पर लिखना, ये एक सृजनात्मक सोच का वाक्य है। आपकी जब थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा होगी, अगर यहीं पे प्राथमिक की जगह पे जूनियर पूछा जाता तब तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन प्राथमिक लेवल के लिए आंसर सही नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक लेवल में जो स्टूडेंट की एज होती है वो 8 साल 9 साल 10 साल ऐसे होती है और 8-9 साल का बालक इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता है कि वो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सके या इतनी ज़्यादा वो संकल्पना कर सके। तीसरा है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी जूनियर लेवल के लिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेख और पढ़ाई लिखाई की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसलिए ये भी विकल्प नहीं होगा। तो इसमें जो प्राइमरी लेवल के लिए राइट विकल्प है वो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, क्योंकि प्राइमरी लेवल में छात्र उन्हीं चीज़ों को लिख पाएगा, उन्हीं चीज़ों को सोच पाएगा, उन्हीं चीज़ों को बता पाएगा जिसको उसने देखा है। तो इसका राइट विकल्प पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि भाषा सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो जैसे ही आपको ही मिल गया ये विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि ही आपको इंडिकेट करता है कि ये विकल्प नकारात्मक है, निगेटिव है, तो ये विकल्प आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। और ये बात नोम चॉम्स्की ने कही भी है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एक लैड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा वो चीज़ों को सीखते हैं। ये बात नोम चॉम्स्की ने बताई है, तो इसको आप रोक के रखेंगे क्योंकि ये भाषा से संबंधित है। तीसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, तो इसका विकल्प नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा पॉजिटिव जा रहा है और आपको नहीं मिल गया, और नहीं एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, आपको जैसे ही मिल गया ये विकल्प आपका निगेटिव हो गया, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो आपको पॉजिटिव विकल्प मिला है वो मिला है दूसरा, कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, और ये बात नोम चॉम्स्की ने कही भी है, तो इसलिए सही आंसर इसका दूसरा हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। तो जो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे होते हैं उन्हें लिखने में दिक्कत होती है, यानी कि वो सही से लिख नहीं पाते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि
डिस्ग्राफिया लिखने के लिए है कि पढ़ने के लिए है कि बोलने के लिए है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि डिस्ग्राफिया में आपको ग्राफिया दिख रहा होगा और ग्राफिया से आप ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफिया ग्राफ से ही बना है, ग्राफ से ग्राफिया बना है। और ग्राफ पे क्या होता है, ग्राफ पे लिखा ही जाता है। क्या ग्राफ पे कभी आपने देखा कोई चीज़ पढ़ी जाती? ग्राफ इसलिए होता है कि उस पर लेखन कार्य हो सके। ग्राफ का प्रयोग जो है वो रेखा गणित में होता है, कोण वगैरह बनाने में। तो ग्राफ जो है वो लेखन कार्य में प्रयोग होता है। इसलिए आप ग्राफ से जोड़ लेंगे कि डिस्ग्राफिया जब होगा तो डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता को व्यक्त करेगा, यानी कि लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया व्यक्त करता है। यानी कि जो सही से लिख नहीं पाते या जिन्हें लिखने में परेशानी होती है उनके अंदर डिस्ग्राफिया की क्षमता पाई जाती है। तो आप ग्राफ से लिखना को जोड़ लेंगे। और इसी में पूछा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए होता है, क्योंकि डिसलेक्सिया में आप देखेंगे, आपको लिख के बता दें कि डिसलेक्सिया हो गया ये। तो डिसलेक्सिया में आपको ये लेक्सिया मिल गया और लेक्सिया को आप लर्निंग से जोड़ेंगे और लर्निंग में पढ़ा जाता है, इसलिए लेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को व्यक्त करता है। और एक होता है डिसकैलकुलिया। तो जो डिसकैलकुलिया होता है वो गणित की अक्षमता को व्यक्त करता है, यानी कि जिनके अंदर गणित को लेकर समस्याएं होती हैं उनके अंदर डिसकैलकुलिया पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आप किसी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको या किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि ये चारों चीज़ें पाठ्य पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको सर्वाधिक बतानी है, यानी कि मोस्ट एसेंशियल बताना है, यानी कि जो सबसे उपयुक्त हो। तो पहला विकल्प दिया गया है कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। यानी कि अगर आपको प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं तो हिंदी भाषा को जो विविध रूप से देने वाली रचनाएं हैं उनको शामिल करना। तो इसको हम रोक के रखेंगे, शायद ये हो जाए। दूसरा है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, तो इसको भी हम रोक के रखेंगे। तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएँ। तो नैतिक मूल्य जो होगा आपका, उससे आपका जीवन सुधार होगा। नैतिक मूल्यों का जब ज्ञान होता है तो आपके सभ्यता का विकास होता है, आपके कल्चर का विकास होता है। तो इसलिए ये भाषा से रिलेटिव नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं इस विकल्प में चुनेंगे। अगला है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, यानी कि अभ्यास कार्य भी आपको नहीं चुनना है। पढ़ाई लिखाई से चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं चुनना है। क्या प्राथमिक स्तर में आप बच्चों का अभ्यास कार्य दे देंगे बहुत सारा और इससे वो भाषा सीख जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ये नहीं। तो इसमें आपको इन दो विकल्पों में से अपना आंसर चुनना है। और जो इन दो विकल्पों में जो पॉजिटिव आंसर है या जो ज़्यादा चीज़ कवर कर रहा है वो पहला है कि विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी कि हिंदी भाषा में ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो विविध रूप यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई हों। तो इसका पहला आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या है। तो पहला है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो क्या भाषा की जटिल संरचनाओं के द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं? तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये नहीं होगा। दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। आपको जैसे ही पाठ्य पुस्तक मिल गया ये आंसर नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो आपको चुननी ही नहीं है। तीसरा है भाषा का लिखित आकलन, ये भी नहीं होगा क्योंकि पढ़ने लिखने वाली चीज़ें आपको इग्नोर कर देनी है। और चौथा है भाषा का उपलब्ध परिवेश। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अवसर मिल जाए, परिवेश मिल जाए, आपके आसपास का वातावरण मिल जाए तो वही आपका आंसर राइट होगा। तो इसमें चौथा आंसर सही है। जब आपको भाषा का परिवेश बहुत अच्छा मिलेगा, जब आपके आसपास लोग शिक्षित होंगे और अच्छी भाषा बोलने वाले होंगे, अच्छे तरीके से आपसे बात करते होंगे, तो आप बस भाषा को ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, यानी कि आपके जो सीखने और अर्जन करने का गुण होगा वो बहुत तेज़ी से विकसित होगा। इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। इसमें पूछा गया है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं, यानी कि बच्चों की भाषाओं को हम किस प्रकार से सम्मिलित करेंगे। तो पहला विकल्प है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। क्या अगर कक्षा में बालक
2-3 भाषाओं को जानता है तो ये सीखने की प्रक्रिया को बाधित करेगी? तो इसका आंसर है ये नहीं, क्योंकि वो तो आपको और संसाधन उपलब्ध कराएगी, यानी कि और आपको ज़्यादा पावरफुल बनाएगी कि चीज़ों को आप जल्दी समझ सकें। अगर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है तो ये तो और अच्छी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो आपको बाधा उत्पन्न करेगी, और बाधा वैसे भी निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर कोई बालक 2-3 भाषा को जानता है तो क्या वो आपके आकलन की प्रक्रिया को बाधित करेगा? जैसे कि अगर बीएससी में आप देखते होंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी में पेपर सॉल्व किया है तो वो भी सही है, अगर किसी ने इंग्लिश में सॉल्व कर दिया है तो क्या शिक्षक इससे बाधित हो जाएगा, उसका आकलन नहीं कर पाएगा? तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि वो बाधित नहीं होगा। तीसरा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती, तो ऐसा भी नहीं है, ये तो शिक्षक के लिए और संसाधन उपलब्ध कराएगा, यानी कि इससे तो शिक्षक के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल यानी कि सहायतापूर्व होगा कि उसको 2-3 भाषाएं आती हैं, जिससे कि शिक्षक चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पढ़ा पाए। तो ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये भी नहीं होगा। और चौथा है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, तो इसका सही विकल्प चौथा है कि जब बहुभाषिक कक्षा में छात्र होंगे तो जब उन्हें 2-3 भाषाओं का ज्ञान होगा तो ये संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि ये आपके पढ़ने लिखने में और भाषा सीखने में आपको योगदान प्रदान करेंगी, आपके सहायक होंगी। तो इसका सही विकल्प चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें पूछा गया है कि पूरी पाठ्यचर्या में यहाँ पे विकल्प भरना है कि किसको भाषा की भूमिका में अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो पहला दिया गया है मूल्य निर्माण, क्या मूल्य निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता? तो इसको हम रोक के रखेंगे, क्योंकि मूल्य निर्माण हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा है ज्ञान निर्माण, क्या आप तभी चीज़ों को समझ पाएंगे, आप भाषा तभी जान पाएंगे जब आपके अंदर पूरी तरीके से ज्ञान का निर्माण हो जाएगा? तो ये इसका विकल्प नहीं होगा। पहली बात, ज्ञान निर्माण पढ़ाई लिखाई से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये विकल्प इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। व्याकरण निर्माण, ये भी पढ़ाई लिखाई से है। अगर आपको व्याकरण आती होगी तभी आप भाषा का निर्माण कर पाएंगे, तभी आप भाषा सीख पाएंगे, तो ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। चौथा है आकलन निर्माण, कि अगर आप अच्छे तरीके से आकलन कर पाएंगे तभी किसी बच्चे का भाषा निर्माण हो पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य निर्माण, कि आपका मूल्य निर्माण है वो भाषा की भूमिका में उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भाषा होती है वो आपके मूल्य निर्धारण में सहायक होती है, कि आपको कैसे लोगों से बातचीत करना है, किस प्रकार से आपको सभ्यता बनाए रखनी, यानी कि बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है, बड़ों का किस प्रकार से आदर करना है। तो ये सब चीज़ें आपको भाषा के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो आपकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। ये चारों विकल्प सही हैं, लेकिन आपको 4 में से एक विकल्प चुनना है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसमें देखेंगे, पहला इसमें जो विकल्प दिया गया है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये आंसर हमारा हो जाए, क्योंकि इसमें पहली बात आपको अवसर मिल गया और ये पॉजिटिव भी है, तो इसलिए इसको आप रोक के रखेंगे। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, इसको भी हम रोक के रखेंगे, क्योंकि इसमें वाद विवाद दिया गया है, यानी कि डिस्कशन दिया गया है, तो इसको भी हम रोक के रखेंगे। लेकिन वाद विवाद इसमें जो दिया गया है ये थोड़ा निगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको रोक लेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, तो ये विकल्प नहीं होगा। क्या आप बच्चों को सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए भाषा सिखाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आप भाषा इसलिए सिखाएंगे कि वो लोगों से बातचीत कर सकें, समाज में उनकी एक पहचान हो, वो लोगों से कैसे बात करें कि उनके अंदर सभ्यता झलके। तो आप उनको नंबर प्राप्त करने के लिए सिर्फ भाषा नहीं सिखाएंगे, तो ये इसका आंसर गलत हो गया। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, क्या कक्षा में सिर्फ पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही भाषा सिखाई जा सकती है? पहली बात, आपको पाठ्य पुस्तक मिल गया है तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें अब आपको 2 विकल्पों में से चुनना है, और 2 विकल्पों में हमने आपको पहले ही बता दिया कि अवसर जैसे ही मिल जाए आप उसको सही टिक कर देंगे, और इसका सही विकल्प पहला ही है। पहला विकल्प जो है वो पॉजिटिव है कि बच्चे
कि भाषाई क्षमता विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना चाहिए। अगला देख लेंगे हम कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। यानी कि दूसरी कक्षा में एक बालक रोहित है जो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करता है, यानी कि मातृभाषा में बातचीत करता है जिस प्रकार से उसको परिवार में चीज़ें सिखाई गई, यानी कि जो मदर टंग होती है। तो उसकी भाषा को समझना, हम उसकी भाषा को क्या समझेंगे, तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये विकल्प हमारा सही हो जाए। दूसरा है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है और अन्य बच्चे बंगाली में बात कर रहे हैं, अन्य बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो अन्य बच्चे से कहेंगे कि वो भी भोजपुरी सीखें, यानी कि वो भी भोजपुरी में बोलें। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अगर एक बच्चा बोलता है तो सिर्फ वही बोले, वही अपनी मातृभाषा बोले। अन्य बच्चों को हम क्यों भोजपुरी सिखाएंगे, अन्य बच्चों को हम मानक भाषा ही सिखाएंगे। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको बच्चों को डांटना, मारना, पीटना तो है ही नहीं। आपको किसी भी प्रकार का दंड बच्चों को नहीं देना है सीटेट में, तो ये विकल्प नहीं होगा। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। आप बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसमें जो राइट विकल्प है वो पहला हो गया कि उसकी भाषा को समझना, यानी कि आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो भोजपुरी भी बोलता है, अगर आपको भोजपुरी नहीं आती है, फिर भी आप भोजपुरी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भोजपुरी जो भाषा है वो उसकी मातृभाषा है, यानी कि वो चीज़ों को अपनी मातृभाषा में जल्दी समझेगा। इसलिए हम भोजपुरी समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीखे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। इसमें आप नहीं को पहले ही गोला कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं दिखना बंद हो जाता है। इसलिए आपको नहीं पे ध्यान रखना है कि इसमें आपको निगेटिव विकल्प चुनना है, पॉजिटिव विकल्प नहीं चुनना है। तो इसमें जो पहला है कि भावात्मक संबंध, तो दूसरा देख लेंगे वर्णमाला याद करने का कौशल। ये सब आपको लगभग निगेटिव ही मिलने हैं, लेकिन आपको वो विकल्प चुनना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। तीसरा है अनुमान लगाने का कौशल, और चौथा है भाषा की संरचना की समझ। ये तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये तो विकल्प इसका होगा नहीं। आपको पॉजिटिव विकल्प नहीं चुनना है, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा जा रहा है, तो हम निगेटिव आंसर देंगे। भावात्मक संबंध, ये भी लगभग पॉजिटिव विकल्प है, तो इसको भी नहीं चुनेंगे। अब आपके पास दो विकल्प रह गए कि वर्णमाला याद करने का कौशल और अनुमान लगाने का कौशल। तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे जो ज़्यादा निगेटिव है वो है तीसरा, अनुमान लगाने का कौशल, क्योंकि प्राथमिक लेवल में बालक अनुमान नहीं लगा पाता, यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा विकास नहीं होता है कि वो कल्पना कर पाए या अनुमान लगा पाए। इसलिए आप तीसरे विकल्प को गलत टिक करेंगे, यानी कि जो नहीं पूछा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक है, वो तीसरा है कि अनुमान लगाने का कौशल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्विभाषिक बच्चे, इसमें आपको भरना है कि क्या होते हैं। विकास, सामाजिक सौहार्द और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दो जगहों पे दो विकल्प भरने हैं कि द्विभाषिक बच्चे कैसे होते हैं। तो पहला इसमें विकल्प दिया गया है कि संज्ञानात्मक और सीमित। तो सीमित आपको जैसे ही दिखा आप इसको गलत टिक कर देंगे, क्योंकि सीमित एक नेगेटिव वर्ड है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी चीज़ सीमित नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो ज्ञान होता है वो असीमित होता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। हम चीज़ों को पूरी लाइफ सीखते रहते हैं, यानी कि हम ज्ञान जो है वो पूरी लाइफ हमको प्राप्त होता है। हम कभी भी ज्ञान को पूर्ण रूप तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती ही रहती हैं। इसलिए ये सीमित नहीं होता, इसलिए इसको आप नहीं टिक करेंगे। दूसरा है संज्ञानात्मक और विस्तृत, तो इसको रोके रखेंगे। विस्तृत का तात्पर्य है कि असीमित। तीसरा है संक्रियात्मक और सीमित, तो इसमें जैसे सीमित मिल गया ये इसका विकल्प नहीं होगा। चौथा है संक्रियात्मक और केंद्रित, यानी कि एक सिर्फ केंद्र होता है, एक ही टारगेट होता है, एक ही लक्ष्य होता है क्या, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि भाषा का या ज्ञान का एक टारगेट नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है वो है दूसरा कि संज्ञानात्मक, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सौहार्द और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, क्योंकि जो चिंतन हो वो विस्तृत होगा तभी तो वो भाषा जल्दी सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते।
इसमें पूछा गया है कि अगर इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो हमको नहीं पता होगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि ये चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो विकल्प है सही है वो बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा पढ़ने पर। तो इसमें सबसे पहला है लिपि से परिचय, तो इसको आप रोक के रखेंगे कि लिपि से परिचय हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा है 12 खड़ी से परिचय। 12 खड़ी एक प्रकार सा जो प्री स्कूल होता है, यानी कि उनमें ये 12 खड़ी टाइप का होता है और उसमें उससे चीज़ों को बताया जाता है, यानी कि एक गेम खेल टाइप का होता है। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर ये बच्चे नहीं भी सीखेंगे तब भी वो चीज़ों को पढ़ लेंगे। तीसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर उन्हें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होगा तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे कि अगर उनको छोटा बड़ा छोटी बड़ी लाइन से क्रमबद्ध तरीके से याद होगा तभी वो, अगर कोई सेंटेंस लिखा है राम जाता है तभी पढ़ पाएंगे जब उन्हें छोटा बड़ा क्रमबद्ध तरीके से याद होगा। तो ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। तीसरा है संयुक्त अक्षरों की पहचान। अगर उन्हें संयुक्त अक्षर कौन है, जैसे छा हो गया, त्रा हो गया, जब ये अक्षर उन्हें ज्ञात होंगे तभी वो चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो ये इसका विकल्प नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें संयुक्त अक्षरों का पहचान हो या संयुक्त अक्षरों का ज्ञान हो तभी वो पढ़ पाएँ। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है वो है लिपि से परिचय। अगर उनका लिपि से परिचय नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें आती भी होंगी तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। लिपि का तात्पर्य है कि जैसे हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा है, अगर उनको हिंदी नहीं आती है तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों ना उनको तीनों चीज़ें ये आती हों। अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है, अगर उनको इंग्लिश भाषा पढ़नी नहीं आती है तो वो उस सेंटेंस को नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों ना ये तीनों चीज़ें आती हों। तो इसलिए उनका लिपि से परिचय होना अनिवार्य है कि जिस लिपि में वो लिखा है उस लिपि का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। तो इसमें पूछा गया है भाषा और विचारों की चर्चा में सबसे अग्रणी कौन है। तो नंबर 1 पियाजे दिया गया है। भाषा और विचार के बारे में पियाजे ने बताया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा और विचार के बारे में नोम चॉम्स्की ने बताया है, क्योंकि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का जो है वो ZPD का सिद्धांत है, यानी कि इसके फोल्डिंग का सिद्धांत है। तो इसमें जो सबसे राइट विकल्प है वो तीसरा है चॉम्स्की, क्योंकि नाम चॉम्स्की ने भाषा और विचार के संबंधों में विस्तृत चर्चा की है और ये भाषा और विचार के लिए ये अग्रणी माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे। यानी कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार में सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सिद्धार्थ से एक ही भाषा में बात करें, यानी कि एक उन्होंने मानक भाषा बना ली है कि इस भाषा में ही बात करें जिससे उसका विकास ठीक तरीके से हो सके। तो आपको इसमें विकल्प चुनना है कि कौन सा सही होगा। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, तो ये पहली बात तो निगेटिव हो गया, क्योंकि वंचित इसमें निगेटिव वर्ड है और ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। आपको क्वेश्चन की प्रकृति पहचाननी है कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्वेश्चन की प्रकृति है वो पॉजिटिव है, इसलिए आपको पॉजिटिव आंसर चुनना है। दूसरा विकल्प हो गया, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। तो इसको हम रोक के रखेंगे क्योंकि ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अभी हम बता भी देंगे, इसमें नहीं भी दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे तब भी पॉजिटिव मान रहे हैं तो बता देंगे अभी। तीसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। तो इसको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा कोई वो भी विशेष प्रयत्न नहीं कर रही है। चौथा है, यह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो ये भी विकल्प इसका नहीं होगा क्योंकि एक बच्चे के लिए इतना सब कुछ सोचकर वो ऐसा नहीं कह रही है, वो सिर्फ इसलिए कह रही है कि उसका भाषा विकास अच्छी तरीके से हो सके। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दूसरा, कि भाषा सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। यानी कि अवरोध का तात्पर्य है किसी प्रकार का रुकावट या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहती है जिससे कि सिद्धार्थ को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत हो। तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे। तो पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला विकल्प है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, यानी कि जो सामग्री लिखी छपी है उसका अर्थ समझें।
तो इसको हम रोक के रखेंगे। दूसरा है लिखी छिपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, तो इसको भी रोक के रखेंगे, क्योंकि ये चारों जो दिए गए हैं ये भाषा शिक्षण के संदर्भ से ही हैं, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण चुनना है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला ही विकल्प है, यानी कि जो सामग्री लिखी या छपी है उसको जब वो समझ पाएंगे तभी तो वो बोल बोल कर पढ़ पाएंगे, तभी तो अक्षरों को जोड़ कर पढ़ पाएंगे और तभी वो शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ पाएंगे। अगर जो चीज़ लिखी या छपी है वो उसको अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से बोल पाएंगे और कैसे जोड़ेंगे और कैसे वाक्य पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहला है कि जब वो उसका अर्थ समझ पाएंगे, यानी कि जो लिखी या चीज़ है, छपी है या लिखी है, जब उसको वो समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो जोड़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला वर्तनी हो गया, दूसरा हो गया मौलिक विचार, तीसरा श्रुतलेख, चौथा है सुलेख। तो लेखन क्षमता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइमरी लेवल में क्या है। तो इसमें आप देखते होंगे जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल में इम्पॉर्टेंट है वो है श्रुतलेख, यानी कि अध्यापक बोलता है और बच्चे उसकी सुनी हुई बातों को लिखते हैं। तो इसलिए जो सबसे सही विकल्प है वो तीसरा, क्योंकि वर्तनी पे उनकी ध्यान नहीं दिया जाता कि वो कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि तब उनके अंदर सुधार हो रहा होता है। लेकिन वर्तनी उनकी चेंज होती रहती है, अभी उनकी लिखावट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा लिखने लगते हैं। मौलिक विचार ये जूनियर लेवल का है, सुलेख ये भी लगभग जूनियर लेवल का है या अपर प्राइमरी का है, यानी कि जब छात्र कक्षा 5 या 6 में पहुंच जाएगा। और जो श्रुतलेख होती है ये आपको कक्षा 2-3 से ही कराई जाने लगती है, जैसे राम शब्द है या श्याम शब्द है या सीता शब्द है, ये शब्द बोल बोल के अध्यापक बच्चों को बताता है कि लिखिए आप अपनी कॉपी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेखन क्षमता के लिए है वो है श्रुतलेख प्राइमरी लेवल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो इसमें पूछा गया है कि सुनने और बोलने के लिए, श्रवण और वाचन का तात्पर्य है सुनना और बोलना, कि सुनने और बोलने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो पहला है रेडियो समाचार सुनना। क्या रेडियो समाचार सुन के ही हम सुन और बोल पाएंगे? तो ये नहीं है। दूसरा है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो इसको हम रोके रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव विकल्प है। इसमें बच्चों के बारे में बात की गई है कि उनके इंटेंशन जानना, उनको कहानी बताकर फिर उनका इंटेंशन क्या है कहानी के प्रति वो जानना। तीसरा है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि वो जब कविता में वैसे ही हाव भाव बनाए तभी वो सुन पाएंगे, तभी वो बोल पाएंगे। चौथा है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो आपको इग्नोर कर देनी है, छोड़ देनी है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो गया आपका दूसरा, कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। यानी कि जब कहानी सुनाएंगे तो बच्चे श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और जब आप उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे तो बच्चे बोलेंगे यानी कि वाचन करेंगे। तो इससे श्रवण और वाचन दोनों कौशलों का विकास होगा, यानी कि दोनों कौशलों का विकास सिर्फ इसी विकल्प में हो रहा है, इसलिए यही इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन कि वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो इसमें आपको बताना है कि वाणी कैसी होती है। तो पहली गौण, तो गौण नहीं आंसर होगा। दूसरा है स्थिर, स्थिर भी नहीं होती है क्योंकि ये बदलती रहती है, यहीं पे कहा गया है कि काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तीसरा है अस्थायी, चौथा है स्थायी। तो इसमें राइट आंसर जो है वो अस्थायी है, क्योंकि वाणी जो होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि वो बदलती रहती है। जैसे आपने जो चीज़ लिख दी वो परमानेंट हो गई, स्थिर हो गई, लेकिन जैसे अभी आपने कोई एक सेंटेंस बोला है, जैसे आपने बोला राम खाता है, फिर दोबारा आपसे पूछा गया कि कोई सेंटेंस बोलिए, तो आपने बोल दिया कि सीता गाना गाती है, तो आपने तुरंत सेंटेंस चेंज कर दिया। तो यानी कि वाणी आपकी अस्थायी है, बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, यानी कि जो बहुभाषी कक्षा होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, उससे क्या तात्पर्य होता है। तो जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, तो ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई से भी है। और दूसरी बात कि सिर्फ 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने से ही कक्षा बहुभाषी नहीं हो जाती, क्योंकि बहुभाषी होने के लिए वहाँ पे 2 या 3 भाषाओं का अनुकरण भी हो और 2-3 भाषाओं में वहाँ पर पढ़ाया लिखाया भी जाए।
दूसरा विकल्प है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, तो ये भी नहीं होगा, बहुभाषी कक्षा से इसका कोई भी लिंक नहीं है। तीसरा है जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये हमारा विकल्प हो जाए। चौथा है जिस कक्षा के शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास अब 2 विकल्प मिल रहे हैं। एक विकल्प आपको मिल रहा है कि जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता हो, और अगला विकल्प आपको मिल रहा है कि जिस कक्षा के शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। तो यही इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि बहुभाषी कक्षा का यही तात्पर्य ही होता है कि जब शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकता हो। जैसे एक ही कक्षा में आप देखते होंगे कोई भोजपुरी बोलता है, तो कोई बंगाली बोलता है, तो कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है। अगर टीचर को सिर्फ इंग्लिश आती होगी तो वो अन्य बच्चों की भाषाओं को कैसे समझ पाएगा, तो वहाँ पे बहुभाषी कक्षा चल ही नहीं पाएगी। बहुभाषी कक्षा होने के लिए एक शिक्षक का ये होना बहुत ज़रूरी है कि उसको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। इसमें पूछा गया है कि संज्ञान के स्तर पर अन्य भाषाओं में आसानी से कौन सी भाषा है जो अनुदित होती रहती है। पहली है ज्ञान क्षमता, तो ये भी इसका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान एक पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा है व्याकरण क्षमता, ये भी पढ़ाई लिखाई से, ये भी कैंसिल। तर्क क्षमता, और चौथा है भाषा क्षमता। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको हिंदी शिक्षण में भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित, तो यहाँ पे आप भाषा क्षमता को टिक करेंगे, ना कि तर्क क्षमता को, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन है प्राइमरी लेवल का है। इसलिए प्राइमरी लेवल पर तर्क से ज़्यादा आपके भाषा पर ध्यान दिया जाता है कि आपकी भाषाई क्षमता कितनी है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता नहीं। भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला है आर्थिक, क्या भाषा शिक्षण को आर्थिक यानी कि आपके पास कितना पैसा है, अगर आप अंबानी के बेटे हैं तो आप भाषा शिक्षण अच्छा आपको प्राप्त होगा, और आप अगर निर्धन परिवार के बेटे हैं तो आपको भाषा शिक्षण नहीं प्राप्त होगा। तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि भाषा शिक्षण में पैसे से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है सांस्कृतिक, यानी कि आपके कल्चर से, तो इसको हम रोक के रखेंगे। तीसरा है नैतिक, इसको भी रोक के रखेंगे। चौथा है बहुभाषी। तो अब आपको इसमें से बताना है कि आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसमें आर्थिक तो होगा ही नहीं, ये तो निगेटिव है, पहले ही गलत हो गया। और ये 2 जो विकल्प हैं ये आपके भाषा शिक्षण से रिलेटिव नहीं है, ये आपके विकल्प समाज से रिलेटिव हैं, आपके जीवन से रिलेटिव हैं, आपके संस्कृत से रिलेटिव हैं कि आपको कैसा परिवेश मिल रहा है। आपको अगर अच्छा परिवेश मिलता है, अच्छा कल्चर मिलता है, तो आपके अंदर वैसे ही मोरल डेवलपमेंट होते हैं और वैसे ही आपका कल्चर बनता जाता है। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो बहुभाषी की होती है। अगर आपको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, आप एक से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये भाषा शिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो आपने देखा जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या जो भी क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर हमें व्याख्या करनी थी, उन सभी क्वेश्चनों की हमने व्याख्या की। एक एक आंसर पर हमने डीपली से आपको बताया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा सही नहीं हो सकता, और आप 4 में से किन 2-3 विकल्पों को कैंसिल करेंगे, कैसे आप तुक्का लगाएंगे। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप 2 या 3 विकल्पों को पहले देख लेंगे कि कौन से 2-3 विकल्प ऐसे हैं जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 विकल्पों को कैंसिल कर देंगे, जैसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं और आपने उनमें से 2 विकल्पों को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास 2 विकल्प बचे। और अगर आप 2 विकल्प में तुक्का लगाएंगे तो आपके सही होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और हमने आपको ये भी बताया कि कौन से निगेटिव वर्ड हैं, जैसे निगेटिव वर्ड में एक ही आता है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। दूसरा निगेटिव वर्ड हो गया केवल, ये भी निगेटिव वर्ड है। तीसरा निगेटिव वर्ड आता है सिर्फ, ये भी निगेटिव वर्ड है। ये कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। अगर आपको अवसर मिल जाता है, कहीं पे सकारात्मक सोच मिल जाती है, कहीं पर बच्चों से जुड़ा परिवेश मिल जाता है, या बच्चों के आसपास का वातावरण मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और यही आपका आंसर होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद। और एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखेंगे
कि बात बताना भूल गए हम आपको कि इस प्रैक्टिस सेट को आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को आपको एक बार देखना है और देखने के बाद अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट हो तो आप उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन आएंगे वो आयोग हर बार नए क्वेश्चन बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछ चुका है वही क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने का एक ही तात्पर्य होता है कि आप क्वेश्चन के लेवल से हूबहू हो पाएँ, यानी कि आप लेवल से अपने लेवल को मिला पाएँ कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करना है, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को समझ समझ कर पढ़ेंगे, यानी कि जो विकल्प होंगे उनको कैंसिल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से विकल्पों को आप कैंसिल करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्डों को याद रखेंगे। जो नेगेटिव क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं होगा तो उसका जो आंसर होगा वो भी आपको नेगेटिव चुनना है, और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको आंसर पॉजिटिव चुनना है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।